गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसको समझने से पहले हम लोग जो पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना कि कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो कैजुअल हायर्ड वर्कर होते हैं उनका परसेंटेज बढ़ने लगता है और जो रेगुलर हायर्ड वर्कर होते हैं उनका परसेंट कम होने लगता है, जो कि श्रमिकों के दृष्टिकोण से सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। क्योंकि आपको पता है कि कैजुअल हायर्ड वर्कर को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग समझते हैं इनफॉर्मलाइजेशन को। तो हम लोगों ने जाना कि इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में उसका परसेंटेज बढ़ने लगता है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें कम होने लगता है। यानी जो वर्कर हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में उनका परसेंटेज क्या होता है, बढ़ने लगता है और फॉर्मल सेक्टर में कम होने लगता है परसेंटेज। तो वो भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है, क्योंकि इससे श्रमिकों का नुकसान होता है, उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसका मतलब होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र में अगर 10 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं तो उसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है इसके अलावा जो भी बचा हुआ क्षेत्र होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो इकोनॉमी में अगर इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो इससे अनियमितीकरण बढ़ेगा, क्योंकि जो कैजुअल वर्कर हैं उनका परसेंटेज इकोनॉमी में बढ़ने लगेगा। और हम लोग जान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें लगे व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है और जो फॉर्मल सेक्टर उसमें लगे व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है। तो हमारे यहाँ लगभग 7% व्यक्ति ही फॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं, जो वर्कफोर्स का हिस्सा है, और बाकी जो वर्कफोर्स का हिस्सा है वो किस में लगा हुआ है, बिल्कुल सही, वो लगा है इनफॉर्मल सेक्टर में, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अब हम लोग समझ लेते हैं अहमदाबाद में अनौपचारिकरण जो हुआ है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मिलें थी, वहाँ पर लगभग जो कपड़ा मिलें थी उसमें 1.5 लाख के आसपास व्यक्ति कार्य कर रहे थे। लेकिन जब संबंधित मिलों का बंद होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अधिकांश व्यक्तियों का जो नियमित मजदूर थे वो क्या हो गए, अनियमित मजदूर है, उनका रोजगार चला गया, जिसकी वजह से उन्हें जो दिहाड़ी वाला काम है वो करना पड़ा। और उसकी वजह से जो मध्य वर्ग था वो गरीब वर्ग में परिवर्तित हो गया। जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे उन्हें पर्याप्त सोशल सिक्योरिटीज मिल रही थी, वो अब नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह से कई लोगों को अनेक सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग शराब पीकर अपने जो भी उन्हें नुकसान हुआ गम को भुलाने लगे, और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी की। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इनफॉर्मलाइजेशन है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इसलिए इनफॉर्मलाइजेशन को रोकना चाहिए, या जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है उसको पर्याप्त जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति कार्य में नहीं लगा हुआ है। तो कार्य में दो तरह से व्यक्ति नहीं लगा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए या तो उसकी इच्छा ही नहीं है, या उसकी इच्छा और योग्यता होने के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है कार्य करने की, तो उस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी। इसका मतलब है कि वो इच्छा भी रखता है, साथ साथ योग्यता भी रखता है, और फिर भी वो कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम लोग दो तरह से बेरोजगारी को बांटते हैं। अब हम लोग समझते हैं जनरली हम लोग जो ऐच्छिक बेरोजगारी है उसको बेरोजगारी में शामिल नहीं करते, क्योंकि उस संबंधित व्यक्ति को तो कार्य करने की इच्छा ही नहीं है। तो जब कार्य करने की इच्छा ही नहीं है तो उससे कार्य नहीं कराया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, यानी इनवॉलेंटरी बेरोजगारी होती है, कि उससे कितने टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग के बारे में, डिफिनीशन के बारे में, कि ये क्या कहलाता है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का अर्थ, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। यानी यह उस स्थिति
को दर्शाता है। यानी इसका आशय क्या है, उस स्थिति से जब जो लोग हैं, व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, इच्छा भी रख रहे हैं और एबल भी हैं किसके, वर्क करने के इसके साथ साथ क्या नहीं उनके पास हो पा रहा है, और इसके साथ साथ उनको नहीं मिल पा रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी जो मार्केट में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर उन्हें कोई कार्य नहीं मिल पा रहा, कोई वर्क नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि वो बेरोजगार है। तो इसका आशय ये हुआ कि जब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, उसके लिए योग्य भी है, लेकिन बाजार में प्रचलित मजदूरी पर अगर उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है तो उसको बेरोजगार कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी के डेटा के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके जो सोर्सेज हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यानी भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, बेरोजगारी के डेटा है, वो प्राप्त होता है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इससे पहले बोला जाता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या है इसका, NSSO कहा जाता है। और तीसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, से पता चलता है किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, खासकर डेवलपमेंट इकोनॉमी के संदर्भ में, और जो भी विकसित देश हैं या विकसित इकोनॉमी है उसके संबंध में भी, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में भी ये प्रमुख समस्या है हमारे देश के संदर्भ में, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पर अनेक चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेज हैं, जिसमें से अनएम्प्लॉयमेंट प्रमुख है। इसी के साथ साथ पॉवर्टी भी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी पॉवर्टी होती है, और भी अन्य कारण हैं पॉवर्टी के। तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ चैलेंज में, और पॉवर्टी हुआ, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे देश में जो वस्तुओं के दाम हैं वो भी बढ़ने लगते हैं कभी कभार, और जनरली बढ़ते ही रहते हैं। और अन्य समस्याएं जैसे इनइक्वलिटीज या असमानता की समस्या, इसके साथ साथ पॉल्यूशन की समस्या। तो इन समस्याओं को हमें एक एक करके समझना है। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको समझते हैं, और बाद में जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग समझेंगे जो भी हमारे देश में अन्य समस्याएं हैं, या एक जो विकासशील देश के लिए चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम लोग समझेंगे। सुविधा के दृष्टिकोण से अनएम्प्लॉयमेंट को 2 टाइप से बांट दिया गया है। जैसे जो भी रूरल एरियाज है वहाँ किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको वर्गीकृत करके, क्लासीफाई करके समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, यानी हम सबसे पहले समझते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की होती है, और इसी को हम लोग एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी कृषि संबंधित बेरोजगारी। तो आपको समझना चाहिए कि जो भारत में मुख्यतः बेरोजगारी का प्रकार है वो क्या है, ढांचागत बेरोजगारी है, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी इकोनॉमी में जो उसका ढांचा है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो हम लोग समझते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी होती है उसके प्रकार को, सबसे पहला है जो आपका वो है, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पे, वो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी बेरोजगारी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है और उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसे 4 व्यक्तियों की ही आवश्यकता है उस संबंधित ज़मीन में कार्य करने के लिए, लेकिन वो उससे अधिक, मान लीजिए वो 8 व्यक्तियों को लगाया रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त श्रमिक लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, यानी वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। तो इसको समझते हैं। It refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed, यानी यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी कार्य में जितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उन व्यक्तियों की संख्या से अधिक व्यक्ति कार्य में लगे हुए होते हैं। और इस तरह की सिचुएशन हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है।
कि वहाँ पर ज़रूरत कम व्यक्तियों की है, जबकि उससे ज़्यादा व्यक्ति एक कार्य में लगे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि एक अन्य प्रकार है ग्रामीण बेरोजगारी का। तो इसको समझते हैं। इट रेफर्स टू ए अनएम्प्लॉयमेंट दैट ओकर एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, यानी यह उस प्रकार की बेरोजगारी है जब विशेष सीजन में ये उत्पन्न हो जाती है, यानी मौसम के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या इसी को हिंदी में मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ये भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये भी अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में मुख्यतः देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कृषि जो कार्य होता है वो बरस भर लगातार नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कार्य रहता है और कभी कार्य रहता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब बुवाई, निराई गुड़ाई और जो कटाई है उसका कार्य चलता है खेती में, तो जो वर्कर है उन्हें कार्य मिल जाता है, और जब ये संबंधित कार्य नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति बेरोजगार ही रहता है। तो इस तरह से जब वो बेरोजगार बैठा रहता है तो उसको कहा जाता है मौसमी रूप से बेरोजगार। अब हम लोग समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, यानी शहरों में जो बेरोजगारी के प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में जो व्यक्ति इंडस्ट्री में कार्य करने की इच्छा रखती है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं उनमें कार्य करने की इच्छा रखती हैं, और भी जैसे आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो इन संबंधित जो भी एक्टिविटी उनमें कार्य करने की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है। और ऐसा प्रायः हो रहा है कि जो हमारा देश है वो उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो श्रम शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है, लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से रूरल एरियाज में पहले से ही श्रम का अधिक है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति गाँव को छोड़कर शहरों में पलायन हो रहे हैं। किसके लिए? बिल्कुल सही, वो हो रहे हैं रोजगार की तलाश में, और शहरों में मुख्यतः इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य ही होता है, यानी औद्योगिक कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में वो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो कार्य मिल जाता है और कुछ लोगों को कार्य नहीं मिल पाता है। तो जिन व्यक्तियों को कार्य नहीं मिल पाता है उनको औद्योगिक श्रमिक जो बेरोजगार कहा जाएगा, औद्योगिक रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है या उसकी ग्रोथ हुई है, वो हमारे यहाँ लेबर फोर्स की ग्रोथ की तुलना में कम हो रही है, या हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है वो मुख्यतः लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह किसकी टेक्निक को अपना रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि श्रमिकों को कार्य नहीं मिल पाता, क्योंकि अधिकांश जो कार्य होता है वो मशीनों से होने लगता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? बिल्कुल सही, औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ती है। तो यहाँ औद्योगिक बेरोजगारी से आशा हुआ कि व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है और योग्यता भी रखता है, लेकिन संबंधित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध ना होने की वजह से, यानी पर्याप्त रोजगार उपलब्ध ना होने की वजह से वो बेरोजगारी रहता है, और ऐसी स्थिति में वो कहलाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है अर्बन एरियाज में, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षित बेरोजगारी। ये बेरोजगारी अब ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है, अब प्राय ये शहरी क्षेत्र में ही देखने को मिलती थी। तो हम देखते हैं कि एजुकेटेड बेरोजगारी का मतलब है यहाँ पर कि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, फिर भी उसे उसकी योग्यता के हिसाब से कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसको बेरोजगार ही रहना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी वैसे बेरोजगारी की जो ग्रामीण क्षेत्र में तो पाई जाती है, इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, यानी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उसका सबसे पहला जो टाइप है वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं हिंदी में खुली बेरोजगारी। तो इसको समझते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फेनोमेनन इन which persons are able and willing to work at the prevailing wage rate but fail to get work, यानी यहाँ क्या है? fail to get work लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग समझ जाएंगे। यानी व्यक्ति क्या इच्छा तो रखता है, योग्यता भी रखता है कार्य करने की, फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता है प्रिवेलिंग वेज रेट पर, जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर कार्य नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो खुली बेरोजगारी कहलाती है, और ऐसी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ
शहरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। यानी इस तरह की बेरोजगारी में व्यक्ति किसी तरह का कार्य नहीं कर रहा होता है। जो हमारा अगला अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ढांचागत बेरोजगारी। इसको समझते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। ये किसकी वजह से उत्पन्न होती है? अर्थव्यवस्था के ढांचा में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होती है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से होती है। टेक्नोलॉजी के लगातार चेंज होने की वजह से जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अगर संबंधित तरीकों को नहीं जानते हैं, जो परिवर्तन हुआ है इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से वो बेरोजगार हो सकते हैं या कुछ समय के लिए बेरोजगार उन्हें रहना पड़ेगा, जब तक कि वो संबंधित टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हो जाते हैं, उसमें माहिर नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ेगा। इसकी वजह से इस तरह की बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अधिकांश जो कार्य हो रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कंप्यूटर को नहीं जानता है तो ऐसी स्थिति में उसको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा, और या तब तक बेरोजगार रहना पड़ेगा जब तक कि वो क्या ना कर ले, बिल्कुल सही, उस संबंधित तकनीक को ना सीख ले। तो ऐसी बेरोजगारी को ढांचागत अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि कार्य तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन कार्य को करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उस संबंधित कार्य करने में माहिर ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। यानी ये क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाएगी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब अगला जो है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, और इसको हम लोग समझते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट occur ड्यू टू इन इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। यानी ये इम्परफेक्शंस मोबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति जब एक जॉब को छोड़ता है और उसे अन्य दूसरे जॉब की को तलाश करना होता है, तो उस दौरान उसको बेरोजगार रहना पड़ता है। इस दौरान जो बेरोजगारी व्यक्ति रहा है उसको किस तरह का बेरोजगार कहा जाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगार कहा जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति एक कार्य को छोड़कर, क्योंकि वो अपने कार्य से, यानी एक फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, मान लीजिए उस संबंधित फैक्ट्री में वो अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता है, सेटिस्फाई नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस संबंधित फैक्ट्री से कार्य छोड़कर किसी अन्य फैक्ट्री में कार्य करने के लिए जाएगा। तो उस दौरान उसको कुछ समय कार्य को ढूंढने में लग जाएगा। जिस दौरान वो कार्य को ढूंढेगा उस संबंधित समय के दौरान वो बेरोजगार रहेगा, और उसी तरह की बेरोजगारी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। इसको हम लोग समझते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर ड्यू टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। ये किसकी वजह से आता है? बिल्कुल सही, इकोनॉमी में जो चक्रीय चक्र चलता है उसकी वजह से आता है। यानी एक सर्कल चलता है, उसमें स्टेज होती हैं, कभी बूम की स्थिति होती है, फिर ये रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी की स्थिति होती है। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, इसे ट्रेड साइकिल कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे यहाँ जो महामारी आई है, कौन सी महामारी, बिल्कुल आप सब लोग परिचित हैं, कोरोना महामारी। उसकी वजह से भी रिसेशन जैसी स्थिति को आप देख सकते हैं। कई लोगों को कार्य नहीं मिल पा रहा है, या लॉकडाउन की वजह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि बेरोजगार जब बूम की स्थिति होती है तो बेरोजगारी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बूम की स्थिति में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो उच्च लेवल पर पहुँच जाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोगों को कार्य मिलने लगता है। अब बात होती है रिसेशन की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो कम होने लगती हैं, और परिणाम ये होता है कि अधिकांश व्यक्तियों को, यानी जो कार्य में लगे होते हैं, उनको निकालना शुरू हो जाता है। और जब स्थिति पहुंच जाती है डिप्रेशन की, तो बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड की कमी की वजह से इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो नहीं होने की वजह से व्यक्तियों को कार्य से निकाला जाता है। और फिर स्थिति बहुत से मेजर एडॉप्ट करने
की वजह से, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी वाले मेजर हो सकते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी वाले मेजर हो सकते हैं, उनकी वजह से इकोनॉमी में रिकवरी की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है और फिर डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों को कार्य मिलने लगता है और जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होने लगता है। तो जो इकोनॉमी में चक्र चलता रहता है, ट्रेड साइकिल चलते रहते हैं, उसकी वजह से जो बेरोजगारी होती है उस तरह की बेरोजगारी को कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी। अब हम लोग समझते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए सिचुएशन इन विच वर्कर डज नॉट गेट ए फुल टाइम जॉब, यानी जब कोई व्यक्ति पूरे समय कार्य नहीं कर पाता है, कार्य नहीं मिलता है उसको जितना उसको करना चाहिए, तो उस तरह की बेरोजगारी को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट यानी दृश्य बेरोजगारी और दूसरा है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट अदृश्य बेरोजगारी। दृश्य बेरोजगारी को हम लोग समझते हैं। दृश्य बेरोजगारी का मतलब ये है कि व्यक्ति दिखता है कि वो कुछ समय के लिए बेरोजगार है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति को हमारे भारत के संदर्भ में 8 घंटे कार्य माना जाता है कि व्यक्ति एक दिन में कम से कम 8 घंटे कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य की जगह केवल 5 घंटे कार्य ही उसे मिल पा रहा है या 5 घंटे ही कार्य करता है क्योंकि उसे कार्य है ही नहीं और अतिरिक्त, तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाएगा विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा जो इसमें टाइप है वो है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कार्य में तो फुल टाइम लगा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो फुल टाइम नहीं लगा हुआ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी योग्यता के हिसाब से उस कार्य नहीं कर रहा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कोई MA डिग्री होल्डर है और उसको एक कार्य मिल पाता है एक प्यून का, चपरासी का, तो ऐसी स्थिति में वो देखने में तो लगेगा कि वो कार्य कर रहा है, भला ही 8 घंटे दिन में कार्य कर रहा है एक दिन में, लेकिन वो अपनी योग्यता की कार्य हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको किस टाइप का बेरोजगार कहा जाएगा, अदृश्य बेरोजगार कहा जाएगा, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ कहा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि इकोनॉमी में बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है या बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो उसके पीछे जो कारण है उनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा कारण दिया हुआ है वो है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आर्थिक वृद्धि की दर होती है वो क्या होती है, अगर कम है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से लेबर फोर्स बढ़ रहा होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही होती है तो कार्य करने वाले व्यक्ति भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उस तेज़ी से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है लेकिन जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ना अपनाकर कैपिटल इंटेंसिव तकनीकी को अपनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है। और आपका जो दूसरा कारण दिया हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब जो है वो हम लोग समझ चुके हैं, यानी समृद्ध जो ग्रोथ है वो तो बढ़ रही होती है इकोनॉमी की, लेकिन जो नौकरी बढ़ने की संख्या है यानी इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा होता है या ना के बराबर होता है। तो इस तरह की जो ग्रोथ रेट होती है उसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। और ऐसा जनरली कब होता है, जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जो कार्य करने की उसको एडॉप्ट किया जा रहा है होता है इकोनॉमी में, या मशीनों से ज़्यादा कार्य किया जा रहा होता है और वर्करों को उतनी मात्रा में उतना अनुपात में नहीं लगाया जा रहा होता है इकोनॉमी में। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। जब किसी इकोनॉमी में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही होती है तो ऐसी स्थिति में लेबर फोर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उतना जो इकोनॉमी की ग्रोथ है संबंधित लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब अगला है आपका अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा या वो अल्प विकसित अवस्था में, अविकसित अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही होती है, लेबर फोर्स बढ़ रहा होता है, तो वो क्षमता कृषि में नहीं होती है कि उस संबंधित श्रम को खपा पाए। तो ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी बढ़ती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाए, उसमें नए तरीकों से खेती होने लगे और अधिकांश व्यक्तियों को कार्य करने के लिए उसमें लगाया जाए, तो क्या हो सकता है, बेरोजगारी कम हो सकती है। लेकिन हमारे देश में अगर
एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और अगला है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों ने समझा है अभी किसके बारे में, एजुकेटेड बेरोजगारी के बारे में, यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हमारे यहाँ अगर जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, यानी अधिकांशतः उस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है, सैद्धांतिक दे दिया जा रहा है, सैद्धांतिक रूप से ही सिखाया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकली कोई कार्य करना नहीं सिखाया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में वो डिग्रियां और अपना जो भी एजुकेशन है वो पूरा करने के बाद भी किसी कार्य के योग्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य उपलब्ध भी होगा तब भी कोई व्यक्ति उसको कार्य नहीं देगा, क्योंकि वो किसी कार्य को करने लायक ही नहीं है। तो हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, और भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अधिकांशतः जो शिक्षा की प्रणाली वो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक चीज़ों को सिखा दिया जाता है बच्चे को, उसको ढेर सारी थ्योरियाँ रटाई दी जाती हैं, लेकिन उसको कोई प्रैक्टिकल कार्य तरीके से कार्य करना नहीं सिखाया जाता है, यानी वो कार्य करने के तरीकों को नहीं सीख पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षा को पूरा करने के बाद बेरोजगार रहेगा, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। अगला हम लोग देखते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली है, ये भी एक कारण है बेरोजगारी के लिए। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम किस प्रकार बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त परिवार प्रणाली है, उसका मतलब होता है कि एक ही परिवार में कई पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ व्यक्ति अगर बेरोजगार रहते हैं तो उनका भरण पोषण अन्य व्यक्तियों द्वारा जो कार्य में लगे हुए हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो होता है वो कार्य करने का ज़्यादा इच्छुक नहीं होता है जो बेरोजगार है, क्योंकि वो सोचता है कि अन्य व्यक्ति तो कार्य कर रहे हैं तो उसको ना ही वो इतना प्रयास करता है कि कोई कार्य करने के लिए जाए। तो और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कार्य उपलब्ध होता है वहाँ परिवार वाले भेजना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कार्य का जो स्थान है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त परिवार प्रणाली जिम्मेदार हो सकती है किसके लिए, बेरोजगारी के लिए। अगला है आपका स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जितनी तेजी से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, उतनी तेजी से क्या नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और अन्य सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उस संबंधित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ साथ पहले ही हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जन अधिक है, यानी लेबर फोर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में वो संबंधित क्षेत्र ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी रोजगार को सृजित नहीं कर पा रहा है, तब भी क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगला जो है हमारा डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ जो लघु और कुटीर उद्योग थे, यानी कुटीर और लघु उद्योग थे, उनका पतन हो रहा है या हो चुका है, बहुत कम मात्रा में ही वो बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि जो ये उद्योग होते हैं, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें क्षमता होती है बहुत ज़्यादा किसकी, रोजगार को सृजित करने की, जॉब क्रिएशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से हमारे यहाँ जो फलती फूलती कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री थी, कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट कर दिए गए, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ तब से लगातार क्या होता जा रहा है, इन उद्योगों का पतन हो रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी है वो और बढ़ रही है, क्योंकि इन संबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगला जो हमारा है वो है लो कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होता है, जिसकी वजह से जो कैपिटल होनी चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो नहीं हो मिलेगी, यानी प्रोडक्शन के लिए पूंजी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं होगी तो व्यक्ति क्या, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है तो व्यक्तियों को काम पर ही नहीं लगाया जाएगा। तो इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है। तो पूंजी निर्माण जितना अधिक होता है उतना ही बेरोजगारी कम होने की संभावना रहती है, बेरोजगारी जो दर है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी यहाँ पर विपरीत संबंध देखने को हमें मिलेगा। अगला है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। जो बेरोजगारी का कारण है वो ये भी है कि व्यक्ति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कार्य करने नहीं जाना चाहता, यानी मान लीजिए कि एक स्थान पर जहां वो रह रहा है, उसका घर है, उस संबंधित क्षेत्र में उसके योग्य कोई कार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं
कहीं अन्य जगह पर उसकी योग्यता से संबंधित कार्य उपलब्ध है, तो वो व्यक्ति इसलिए भी नहीं जाना चाहता है उस संबंधित कार्यस्थल पर जहाँ पर रोजगार उपलब्ध है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे घर से वो बहुत दूर है और मुझे वहाँ पर बेकार लगेगा, मेरा परिवार वहाँ नहीं रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो नहीं जाना चाहता है। मोबिलिटी नहीं होगी तो भी व्यक्ति को बेरोजगार रहना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी बढ़ती है। यानी ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। और अगला है आपका जो है इनएडिक्वेट अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। जो रोजगार देने से संबंधित योजना है, प्लानिंग है, वो अपर्याप्त है। यानी सही तरीके से जो स्कीम्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, सही से उन्हें कार्य नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मैन पावर प्लानिंग है वो भी हमारे देश में सही नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि उस संबंधित क्षेत्र में जहाँ पर रोजगार की संभावना है उससे संबंधित व्यक्तियों को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जा रही है, उस संबंधित कार्य को नहीं सिखाया जा रहा है। और जहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है उस संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है या और अन्य कार्य करना सीख रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ प्रमुख कारण थे बेरोजगारी के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है या बेरोजगारी से क्या इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या सामाजिक और जो आर्थिक हैं वो परिणाम होंगे किसकी वजह से, बेरोजगारी से, तो उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आर्थिक परिणाम हैं बेरोजगारी के वो क्या निकलेंगे। तो इसमें सबसे पहला परिणाम ये होगा कि जो मैन पावर है वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जीडीपी में जो ग्रोथ की जा सकती है वो नहीं हो पाएगी और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी आउटपुट हमें उतना नहीं प्राप्त होगा जितना कि होना चाहिए था। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो वो इनकम तो जनरेट नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विस में तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ कंजम्पशन करेगा, जिसकी वजह से सेविंग भी नहीं वो कर पाएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, यानी लो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा कि मशीनों की कम संख्या होने उसकी वजह से, यानी पर्याप्त टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट की जानी चाहिए वो नहीं अपनाई जा सकेगी, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका ये परिणाम निकलेगा कि जो जीडीपी में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाएगा। अब हम लोग समझते हैं जो सोशल परिणाम हैं बेरोजगारी की वजह से वो क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहला परिणाम हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो डिक्रीज हो सकती है। क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन स्तर कमज़ोर हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रेटर इनइक्वालिटीज, यानी समाज में असमानताओं में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति कार्य कर रहा होगा उनको क्या होगा, बिल्कुल सही, उनकी इनकम बढ़ जाएगी और जो कार्य नहीं कर रहा होगा उसकी इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से असमानताएं इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा होगा बेरोजगार रहेगा तो वो ढेर सारी जो समाज के हिसाब से खराब एक्टिविटीज़ हैं उनमें लिप्त हो सकता है, चोरी डकैती या टेररिज्म या अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो भी इसका परिणाम होगा। और इसके साथ साथ ये भी परिणाम हो सकता है वर्ग संघर्ष का, कि दो वर्ग में इकोनॉमी बढ़ सकती है या देश बढ़ सकता है, जो साधन संपन्न हैं और जो कार्य में लगे हुए हैं और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनमें। तो इस प्रकार से दो वर्ग हो जाएंगे, एक कार्य करने वाले साधन संपन्न और जो कार्य नहीं करने वाले हैं वो, उनमें बंटने से क्या हो सकता है, वर्ग संघर्ष हो सकता है। भारत में जो 2015-16 में बेरोजगारी दर थी वो कितनी 5% के आसपास थी। यानी टोटल जो लेबर फोर्स है उसका 5% लेबर फोर्स कार्य में नहीं लगा हुआ था। अब हम लोग समझते हैं रेमेडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या उपाय हैं कि अपनाए जाएं कि क्या हो सके, बिल्कुल सही, बेरोजगारी का खात्मा हो सके, उसका उन्मूलन हो सके। तो उन उपायों को हमें लोगों को समझना है कि हाँ, इन उपायों को अगर हम अपनाएं तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है।
जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी इंक्रीज इसी को कह सकते हैं इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि होगी, यानी जीडीपी में वृद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी से हम क्या कर सकते हैं, अन्य इकोनॉमी के लिए भी जो भी गुड्स हैं और सर्विस हैं उनको बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ सकती है। और इसके बाद जो दूसरा है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता में वृद्धि। अगर श्रमिक ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो ऐसी स्थिति में जो भी उसका एम्प्लॉयर है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति अधिक प्रोडक्शन करेगा तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से प्रॉफिट को जनरेट कर पाएगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो श्रमिक को जल्द ही जॉब मिल जाएगी, कोई भी एम्प्लॉयर उसको जॉब दे देगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए, ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो भी श्रमिक है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है जो आपका उपाय वो है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही होगा और पूंजी निर्माण होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों को कार्य पर लगाया जाएगा। कार्य पर लगाए जाने की वजह से बिल्कुल सही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, उसका खात्मा होगा। अगला है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि की वजह से, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जो लेबर फोर्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही लेबर फोर्स में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पॉपुलेशन पर पर्याप्त कंट्रोल किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में लेबर फोर्स उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सकती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जो आधारभूत ढांचा है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो भी तेज़ी से बढ़ेंगी और साथ साथ उसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपको पता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम से डिमांड बढ़ती है, तो इस प्रकार से एक सर्कल चल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सही से नहीं हो पाएंगी और उनका जो लेवल होगा वो कम होगा, तो उसकी वजह से बेरोजगारी रहेगी। अगर ये सही हो जाएगा तो इसकी वजह से तेज़ी से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और उसका परिणाम ये निकलेगा कि बेरोजगारी में कमी आएगी या उसका खात्मा होगा। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो अगला पॉइंट है वो है क्या है, विशेष जो रोजगार देने वाले प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनको चलाया जाना चाहिए। हमारे देश में सरकार द्वारा बहुत से रोजगार देने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और चलाए जाते आए हैं, तो उनको चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्य मिल सके। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, यहाँ पर क्या है, रिफॉर्म्स है ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारे यहाँ, जो शिक्षा से संबंधित व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए और हमारे यहाँ सैद्धांतिक शिक्षा की जगह व्यवसाय शिक्षा दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लोगों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए, बच्चों को जो भी शिक्षा ले रहे हैं, ताकि वो शिक्षा पूरी करने के बाद किसके योग्य हो सकें, कार्य करने के योग्य हो सकें, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी कार्य मिल सके। अगला है मैन पावर प्लानिंग। अच्छे से मैन पावर प्लानिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये अनुमान लगाना, मतलब भविष्य के लिए अनुमान लगाना चाहिए कि किस संबंधित क्षेत्र में ग्रोथ ज़्यादा होगी, किस संबंधित क्षेत्र में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा या जो जॉब क्रिएशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो उस संबंधित क्षेत्र के लिए पहले से ही श्रमिकों को तैयार करना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए और किस संबंधित क्षेत्र में कम होगा तो उस संबंधित क्षेत्र में जो भी ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो कम देने चाहिए और वहाँ ज़्यादा देने चाहिए ट्रेनिंग कार्यक्रम जहाँ पर क्या होने की संभावना, बिल्कुल सही जॉब क्रिएशन या जो रोजगार हैं वो बढ़ने की संभावना है, उस संबंधित क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगला है क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सरकार के माध्यम से या और भी अन्य जो भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से इस तरह से कार्य करना चाहिए कि जो स्वरोजगार की संभावना है, अवसर हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, रोजगार बढ़े। अगर ऐसा किया जा सकेगा तो अधिकांश व्यक्ति क्या कर सकेंगे, दूसरी जगह रोजगार ढूंढने की जगह क्या करेंगे, अपना ही कार्य करेंगे। जैसे आजकल चल रहा है स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और अगला है सेल्फ हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी किसकी हेल्प करनी चाहिए, जो स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्ति हैं, अगर उन व्यक्तियों की मदद की जाए
तो क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, उसकी वजह से उनका जो स्थिति है वो सुधर सकता है और वो अपने रोजगार को छोड़कर कहीं अन्य जगह रोजगार ढूंढने नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी और रोजगार है जो और बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय हैं और ये अच्छे से अपनाए जाएं तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। या तो इनको अच्छे से अपनाना चाहिए और भी अन्य जो भी उपाय हैं संबंधित इस समस्या को ख़त्म करने के लिए वो भी अपनाए जाने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज और कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम चलाए हैं जिसकी माध्यम से बेरोजगारी का खात्मा हुआ या उसको कम किया जा सका है। और इस संबंधित जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम हैं इनको हम लोग विस्तार में जब पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। हम इसको समझते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रमुख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में लाया गया था और इसके माध्यम से व्यक्ति को जो अकुशल श्रम है उसको करने के लिए कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है तो वो 100 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। और अगर उसको संबंधित रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसको उसके रूप में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसका नाम बदल के 2009 यानी 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया है। और भी अन्य सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई हैं जो रोजगार जनरेशन से संबंधित हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप और भी अन्य हैं जिनको हम लोग विस्तार में कहाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल सही पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।